तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी ताकत उनकी है इतनी हमारी थोड़ी है, बात ही नहीं सुनते। अरे जब वो आ जाएंगे तो पीछे हम चलेंगे। तुम्हारी सही है। आप ये बताइए कि जब मायावती को पता है, नहीं मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ जो यूँ मूर्ति हटाई गई है, मेरे द्वारा पैसा तो है नहीं, जहाँ चल लो आगे चलने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल सही है भाई, यही तो सही है। एक चीज और बता, जहाँ भाड़े का रास्ता होगा वहां से भाड़े से चला जाऊंगा मैं अपना आप, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ भाड़ा नहीं जाता हो भाई वहाँ लेकर जाना पड़ेगा, तब वहां लेकर जाना पड़ेगा तुम लोगों को। जाना पड़ेगा हम लोगों को। साथियों, सबसे पहले सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हम ग्राम दुहाई में हैं, जो कि गाजियाबाद जिले के में आता है, बिल्कुल गाजियाबाद के नज़दीक है और बहुत ही पुराना गांव है। मेरा बहुत आना जाना है, पारिवारिक संबंध भी हैं और सामाजिक संबंध भी हैं। तो हम इस गांव में आए हैं, जो हमारा आंदोलन है 9 तारीख का, उसके प्रचार के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए। तो साथियों, जानकारी ये है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर लगी हुई थी और काफ़ी समय से लगी हुई थी, वो उस प्रतिमा को बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था 4 तारीख को, 3 तारीख की रात को उसको हटा दिया गया चोरी छुपके से, और हटाकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ उसको रख दिया गया है। तो साथियों, वो प्रतिमा 3 तारीख की रात को हटा दी गई। उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि ये प्रतिमा ही नहीं है, हमारे लिए एक आदर्श है, एक विचार है ना, एक सिद्धांत है हमारे लिए। और हमारे लिए बाबा साहब एक भगवान की तरह, हमारे लिए एक मुक्तिदाता थे। वो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है और जो हमारी पीछे पीढ़ी चली गई है, जब से संविधान लागू हुआ तो तभी से हमारे लोगों की स्थिति बदली ही। उससे पहले बहुत स्थिति हमारी दयनीय थी। जो भी आज हम हैं वो सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते, अपने हाथ से संविधान ना लिखते, ना संविधान में अधिकार लिखते हमारे लिए, तो हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर होती। तो साथियों, वो प्रतिमा बड़ी साजिश के तहत हटाई गई है बीजेपी आरएसएस के लोगों ने। तो ये प्रतिमा बड़ी कठिनाइयों से लगी, मैं उसका इतिहास बता रहा हूँ आपको। तो जब 4 लाख लोग जा सकते हैं, 4 साल आंदोलन चलता, आज की पीढ़ी को उस प्रतिमा को बचाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। तो उधर 4 लाख दे, तो आज 20 लाख लोग जेल में जाने चाहिए और आंदोलन जबरदस्त चलना चाहिए। एक आंदोलन हमने 26 जून को किया था, वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने आंदोलन किया। मगर ये जो आंदोलन 9 तारीख को हो रहा है, इसमें कम से कम 50 संगठन है, और हम करीबन एक महीना होगा हमें गांव हम जा रहे हैं। कभी मेरठ जा रहे हैं, कभी अलीगढ़ जा रहे हैं, कभी मुरादाबाद जा रहे हैं, कभी इधर हम सिकंदराबाद, और इधर सरदने वर्दने इधर। आज हम सुबह से ही निकल जाते हैं, और अब देख लो क्या टाइम हो रहा है, हम 9-10 बजे घर में जाकर बढ़ते हैं। और आप लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, उस दिन छुट्टी करें। अगर आपने इस आंदोलन में योगदान नहीं दिया, या आने वाली कोई भी लड़ाई, बहुत सारी लड़ाई आपके सामने खड़ी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा होगा आपने, और बहुत सारी चीज आ रही हैं, जिनकी आपको मतलब संभावना नहीं है ना। जैसे पता चलता ना कि वहां अचानक गए और वहां कोई बहुत बड़ी मतलब घटनाएं, प्राकृतिक घटना होगी कि हमें तो आभास ही नहीं था, है ना, बहुत सारे हताहत हो गए। तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में है। जो लोग थोड़े से साधन संपन्न हो गए हैं, नौकरी पेशा कर रहे हैं, हालांकि जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन लोगों को सरकार की सारी मंशा पता है कि वो क्या कर रहे हैं। जो बेचारे गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे हो, गांव देहात में रहते हो, उनको जानकारी नहीं है, या सोशल लोग हैं या पॉलिटिकल लोग हैं, उनको सारी जानकारी है। तो हमें सही में रहते हुए जाग जाना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमको इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होकर जो लड़ाई समाज की हो, चाहे उसे कोई भी लड़ रहा हो, और पूरे समाज की लड़ाई है, हमें अपने मन मुटाव भूल के उस लड़ाई को हमें मजबूत करना है। और जो भी विरोधी लोग हैं उनको जवाब देना है। जितनी हमारी संख्या ज्यादा होगी, उतना सरकार पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। अगर हम 2-4 आदमी वहां खड़े हो जाएंगे तो हम पे लठ बजेगा, हम बता रहे हैं, लठ बजेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के बैठ जाएंगे घर। अभी 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हुए हैं, सरकार तुम्हारा सिर फोड़ दे, तुम्हारी टांग तोड़ दे, मगर सरकार के खिलाफ तुम बोलोगे, तुम देशद्रोही कहलाए जाओगे। सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करोगे, तुम देशद्रोही कहलाए जाओ। मगर इसका मतलब नहीं हम डर के बैठ जाएंगे, तो फिर तो वो हमारा कुछ बचेगा ही नहीं देश में। कल को हमारे घरों में से भी निकाल लेंगे, और इससे भी ज्यादा मतलब अमानवीय हरकतें होंगी। तो हमें डरना नहीं है, निडर होना है, और इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना है। कि उस दिन आपको छुट्टी करनी है, और सबसे पहला काम यह है
जिस बाबा साहब की बदौलत आज हम यहाँ हैं और उस व्यक्ति की पार्लियामेंट से मूर्ति हटा दी गई है, तो हमारे लिए आस्था की बात है, हमारे लिए जीने मरने की बात है, हमारे लिए इससे बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती, है ना। हम जो भी है उसकी बदौलत, सब पता है, अगर वो ना होते तो कुछ भी नहीं था। आज नौकरियां नहीं है, जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए स्कूल के रास्ते बंद करे जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? ये मजदूर बनेंगे, इन्हें फिर अपराधी बनाया जाएगा, फिर इन्हें गोली का शिकार बनाया जाएगा। तो उनकी षड्यंत्र बहुत बड़ा है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं, और हमारे साथ हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग भी है, हमारे साथी भी है। ये प्रकाश चंद जी है, सीनियर साइंटिस्ट रिटायर रहे हैं, दिल्ली से हैं, और 75 साल की उम्र में भी 75 साल की उम्र में भी रात दिन भागे फिर रहे हैं हमारे साथ। ये मकसद और संदेश सबके पास है। मकसद ये है कि हमारी ये बाबा साहब की, जो हमारे परम पूजनीय हैं, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी के लिए परम पूजनीय है, उनकी मूर्ति जहाँ स्थापित थी, जो इतने संघर्ष के बाद लगाई गई थी, और ये भी बात थी, वो मूर्ति में सरकार का पैसा नहीं लगा हुआ था, वो हमारे लोगों के समाज के द्वारा ही पैसा इकट्ठा करके वो मूर्ति बनाई गई थी और तब लगवाई गई थी। तो ये सब, ये तो इतिहास है, लेकिन इतिहास को मिटाने के लिए जो है, ये मनवादियों का पुराना ही काम रहा है, संघियों का पुराना काम रहा है कि जो भी दलित समाज या बहुजन समाज के लोग हैं, वो ना चमकें, वो ना दिखाई दें, इनके महापुरुष जो है आगे ना बढ़ें, उनकी शिक्षाओं पे ये लोग ना चलें। ऐसा उनका ये षड्यंत्र हमेशा से ही रहा है। पिछले सालों से आप देख रहे हैं, जिनकी उम्र जो है, मतलब बहुत सीनियर लोग भी हैं यहाँ, बहुत जूनियर लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, यंग भी हैं, तो सबको पता है कि संघियों का, मनवादियों का ये खेल चलता रहता है हमेशा। और जब जो है कुछ दिन हो जाते हैं, 1-2 साल हो जाता है, 2-4 साल गुजर जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब ये समाज जो है सोया हुआ है, तब वो ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक के देखते हैं कितना जो है उसमें उछाल आता है। तो उन्होंने ये हमें चैलेंज दिया है। ये बाबा साहब की मूर्ति हटाना जो है, वो हमारे पूरे समाज के लिए एक चैलेंज है कि हम उसकी रक्षा कैसे करें, अपने स्वाभिमान और सम्मान को कैसे दोबारा से स्थापित करें। ये तभी कर सकते हैं हम, जब हम एकजुट हों, सभी एकजुट हों, और सब ये सोचें ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये पूरे समाज का आंदोलन है, और ये पूरे, यानी सभी समाज के सभी लोगों का आंदोलन है, महिलाओं समेत, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं। क्योंकि बहुजन समाज के महापुरुषों का एक विशेषता है, ये उनकी विशेषता रही है कि हमारे महापुरुषों ने, चाहे बाबा साहब हों, उससे पहले चाहे बाबा साहब से पहले ज्योतिबा फूले रहे हों, अगर हम जो है पीछे जाएं और रविदास जी को भी देखें, उन्होंने सबके लिए काम किया, यानी मानवता के लिए काम किया। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष जाति के लिए काम नहीं किया। तो हमारे पुरुषों ने सबके लिए काम किया है। इससे आपको ये समझना चाहिए, इससे ये पता लगता है कि हम मानवतावादी हैं, हम जो है समतावादी हैं, और वो विषमतावादी है, वो हमेशा ही विषमता फैलाते हैं, लोगों को बांटते हैं। आप सबको पता है कि समाज को बांटने में 6743 जातियों में किसने बांटा? क्योंकि वो ब्राह्मणों ने बांटा, उनका वर्गीकरण किया पूरा, उनमें जो है इतनी सारी जातियां बना के, ताकि समाज इकट्ठा ना हो सके, हर आदमी अपने आप को जाति के आधार पर श्रेष्ठ समझे। और जब पूरा समाज 6000 से ज़्यादा जातियों में बटा रहेगा, तो एकता कहाँ है? आपकी एकता की ताकत तो बिखर गई। और इसी तरह हम लोगों को फिर उपजातियों में भी बांटा, यानी जाटव हैं, चमार हैं, फिर चमारों में भी बहुत सारी जातियाँ, पता नहीं कितनी हैं, मुझे नहीं पता है। तो इसलिए भाई लोगों, आप जो हैं ठीक से समझो, और सब चीज़ें आपस में जो है मनमुटाव भी होते हैं, हमारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, आपस में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको भूल के आप इकट्ठा हों, और इकट्ठा होकर ये समझें कि ये सबका आंदोलन है, हमें अपनी अस्मिता की लड़ाई खुद लड़नी है, कोई और नहीं आएगा। तो आप इकट्ठा होकर 9 तारीख को 9 तारीख की इस आंदोलन में पहुँचें, जितने से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से नज़दीक हैं, दिल्ली यहाँ से बहुत दूर नहीं है, ये बहुत नियरेस्ट प्लेस है। तो नियरेस्ट लोकेशन होने की वजह से आपका ज़्यादा दायित्व बनता है, ज़्यादा अधिकार भी बनता है, और ज़्यादा जिम्मेदारी भी बनती है। हम इस जिम्मेदारी को निभाएं, और हम लोग जो हैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन लोगों की भी सहायता करें जो इस आंदोलन में जो है भूखे प्यासे रह के, वहाँ हो सकता है बहुत दिन तक वहाँ पड़े रहें, तो उनको भी जो है संभालने की जिम्मेदारी
अगर आदमी जो है अगर भूखा है तो पड़ोसियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको कुछ खाना दाना मुहैया कराएं। तो जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो बाहर से लोग आएंगे, कर्नाटक से भी आएंगे और जो महाराष्ट्र से आएंगे, चेन्नई से भी लोग आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, तो वो यहाँ रुकेंगे भी, रुकने की व्यवस्था में भी पैसे लगते हैं। तो इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी अधिक बनती है, पड़ोसियों की जिम्मेदारी ज़्यादा अधिक बनती है। पड़ोसी ही जो है, अगर दुश्मनी भी हो आपस में तो पड़ोसी ही वक्त पे काम आता है। तो ये जो आंदोलन है ये आप सबका आंदोलन है, इसमें कोई नेता भी नहीं है, किसी का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम लोग तो वोट के लिए नहीं आए, ना हमें कुछ चाहिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपने लिए आंदोलित हों, अपने अधिकारों के लिए आंदोलित हों, अपनी बात को जो है संघर्ष के द्वारा मनवाएं। और हमारे सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है कि हमारी मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति जहाँ थी, जितनी ऊंचाई पे थी, जिस अवस्था में वो थी, उसी अवस्था में दोबारा वहीं स्थापित किया जाए। ये हमारी एक मांग है। दूसरी ये है कि ये तो पुरानी पार्लियामेंट के लिए है। दूसरी मांग ये है कि नई पार्लियामेंट में भी बाबा साहब की मूर्ति एक लगाई जाए इसी तरह की। और जो वहाँ पर आज जो संसद में जो नई संसद बनाया, उसमें एक संगोल भी लगा दिया उन्होंने। संगोल की निशानी जो अधिनायकवाद की होती है। ये बहुत पुराने समय जो उस समय में जो है कुछ हिंदूवादी मानसिकता के राजा हो गए थे, उन्होंने संगोल को स्थापित करके अधिनायकवाद का जो है एक सिंबल था ये। आज अधिनायकवाद की जरूरत नहीं है। आज इस देश में प्रजातंत्र है, प्रजा ही सर्वोपरि होती है। प्रजा चाहती है तो बहुत कुछ कर सकती है। आज प्रजा के बल पे ही आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया। आप सबने सुना होगा, देखा होगा अखबारों में भी। अगर जो है प्रजा में ताकत है, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ताकत है, जो भी प्रजा को अनदेखा करेगा, उनके ऊपर अत्याचार करेगा या उनकी बातों को नहीं सुनेगा, क्योंकि जब हमने अपने नुमाइंदे चुने हैं, वो हमारी बात वहाँ कहने के लिए चुने हैं, वो वहाँ चुप बैठने के लिए नहीं है। वहाँ वो मूर्ति बन के नहीं बैठने चाहिए। लेकिन हमारे 131 MP पार्लियामेंट में कोई आवाज़ नहीं है बाबा साहब की मूर्ति हटाने पे। उनको सबको जो है नालायकों को बाहर आना चाहिए था, लेकिन एक भी नहीं करा। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर पार्लियामेंट में 131 MP एक तरफ हो जाए तो सरकार 1 सेकंड में गिर जाती है। सरकार 1 सेकंड में अल्पमत में आ जाती है। 131 MP SC ST से चुन के जा रहे हैं, लेकिन क्या वो आपकी आवाज़ बन रहे हैं? तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। जो आदमी हमारी आवाज़ नहीं बन रहा है, वो हमारा आदमी नहीं है। वो हमने जरूर चुना है या वो किसी आरक्षित सीट से चुन के आया होगा, लेकिन वो जब हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है तो वो हमारा आदमी नहीं है। उसको आप अपना आदमी मत समझो। ऐसे आदमियों को हराने में पूरा जोर लगाएं। जो हमारी आवाज़ नहीं बन रहा है, जो समाज की आवाज़ नहीं उठा रहा है, वो हमारा आदमी नहीं है। उसको उस चुनाव आने पे ऐसे आदमियों को हराएं। और ये सुनिश्चित करें, कोई भी मनवादी, ब्राह्मणवादी संस्कृति का, संघी संस्कृति का आदमी जीत के ना जाए। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आएँ, खुद भी आएँ, पड़ोसियों को बुलाएं, जिनको नहीं पता उन्हें भी बताएं। यही इतनी बातें करके ही सबको मेरा जय भीम और अभिनंदन। तो अपमानित करने के लिए तो BP मौर्य लाल सुर्ख थे, एकदम गोरे चिट्टे थे, है ना। और मैं मानता हूँ बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहीं पे प्रोफेसर बने लो के, और दिल्ली में आए क्या उन्होंने वकीलों को पढ़ाया भी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को। जिस दिन ये प्रतिमा लगी थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जब आई उसको कोई मतलब इतनी तवज्जो नहीं दी गई। जिस दिन BP मौर्य आया ना वहां, उसके कुछ समय बाद वो हजूम था कि यही प्रधानमंत्री है देश का। तो इंदिरा गांधी की जब भी त्योरी चढ़ी थी, इसको जल्दी से ठिकाने लगाओ, ज्यादा देर में चलने मत दो। और वही हुआ, मायावती मतलब मौर्य जी को टिकट दिया गया मगर जीतने नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है, मैं बताऊं तो। नेता वैसे नहीं बनते हैं। उन्होंने तो हमारे नेताओं को बदनाम किया है। अरे कांशीराम जी अपना घर परिवार छोड़ के साइंटिस्ट थे, इतने सुंदर थे, सब कुछ छोड़ के एक किताब पढ़ने से ही, है ना, इतना दिमाग मतलब बेकार हो गया कि हम मुझे साला सब कुछ छोड़ देना है और यही काम करना है। और मैं कांशीराम जी के बारे में बताऊं, एक खादिल अब्बास हैं इटावा के। जब कांशीराम जी चुनाव लड़े थे मुझसे, तो वो बताते थे उससे पहले कि साहब क्या क्या करते थे। उसमें यादव भी थे, मुस्लिम भी थे, गुज्जर भी थे,
जिन्होंने एक बार कांशीराम जी का कैडर सुन लिया, उनका बहुजन था, बहुजन, सभी जातियों का समूह, एक किसी एक जाति के लिए नहीं, तो उन्होंने बनाया था। तो उसमें यही था कि जब वो घरों से निकले, अपना घर परिवार छोड़ दिया, एक महीने साहब के साथ रहते थे, तो एक दिन स्थिति ऐसी आई, जो खादिल अब्बास थे उनकी बताई हुई बता रहा हूं मैं, आज उनकी उम्र मेरे ख्याल से 80-85 साल होएगी, कि एक बार हम साहब के साथ थे और रात हो गई थी, खाना पीना कुछ था नहीं, हालत खराब थी। कहने लगे साहब क्या करें? नो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। साहब कह लगे चलो, वो चल दिया जी। वहाँ एक का दरवाजा खटखटाया, कोई महिला निकल के आई, नुमाई खाना दे दे, और वो देख के डर के भाग गई। अरे लंबा ठाड़ा आदमी, सुंदर आदमी हो, साहब की तो 6 फुट की हाइट थी, और देर के भाग गए। तो अंदर से एक आदमी आया, नो क्या बात है, कोई आदमी आया बाहर, देखो उसे। कह लगे हाँ जी बताओ। अरे भाई हम तो खाना मांग रहे हैं, खाना दो भाई, खाना दे भाई, हम भूखे हैं ऐसे ऐसे। अच्छे भाई कहाँ से आए? भाई हम तो दिल्ली से आए हैं भाई, समाज के आदमी, समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। तो वो जब उनकी समझ में आई तो वो भैया रोटी लेकर आए। उन्होंने कहा माई सब्जी नहीं है? नहीं सब्जी नहीं है। कोई खटाई वटाई होएगी? वहाँ है। तो लाओ। वो खटाई में भी मसाला ही मसाला था, उसमें कोई मतलब वो भी नहीं थी फाँक अचार की। तो उन्होंने बैठ के उससे कही खादिल अब्बास जाओ भाई भीख मांगो, भीख मांगो। अब वो कह ले यार हम भीख, तो उनकी आत्मा जो झजोड़ी अंदर से, यार भीख भी मांगनी पड़ेगी, साहब क्या कर रहे हैं ये, है ना। सभी लोगों ने भीख मांगी और भीख मांग कर खाना खाया। और जिस घर से भीख मांगी वो वाल्मीकि का घर था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो त्याग, जिसने त्याग किया, आज साहब का जो सम्मान है ना, बाबा साहब के बाद जो उनका ही सम्मान होता, तो त्याग है ये। मायावती ने भी त्याग किया है, दूसरे के गलत कहने से हमारे समाज को, अरे दूसरे तो गलती कह ही रहे, गाली दे रहे हैं, अगर हम भी उसकी कामयाबों को, उनके त्याग को भूल जाएंगे तो फिर बड़ा अनर्थ हो जाएगा, फिर समाज के लिए कोई आगे नहीं आएगा। तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए। हमें देखिए, अटल हो, अडवाणी हो, मैं मानता हूँ, मैं ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा, उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था, मगर क्या उनके लोग कभी बुराई करते हैं? नहीं करते ना, नहीं करते, एक भी शब्द नहीं बोल सकते ना बीजेपी। मगर हमारे लोगों में क्या कमी है? जरा सी कोई बात होगी, अरे ये होगा वो होगा, अरे भैया ठीक है। अब मैं सुन लो, मैं मौर्य जी की बात बता रहा हूँ। एक बार जब मौर्य जी का ऐसा रहा तो चुनाव हार गए, तो कहीं सभा की बात थी, मौर्य जी की एक क्वालिटी थी, जो घटना घटती थी, जो उनके साथ घटती थी, उसे सभाओं में बोलते जरूर थे। तो कहने लगा बीपी मौर्य को मारो। बीपी, जैसा आप क्या मायावती के बारे में बोल रहे हैं ना अभी शुरुआत, ये बहुत गलत चीज है। बीपी मौर्य को मारो, अपमानित करो, ये करो, वो करो, फलाना करो। उसे पता चली अच्छा माहौल ऐसा ऐसा बन रहा, तो खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई एक बात सुनो भाई, हाँ बीपी मौर्य को मार लेना, जो तुम्हारे मन में आए वो कर लेना, मगर मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, पहले बीपी मौर्य जैसा पैदा तो कर लो। अरे मैं तो तुमने मार ही दिया और मेरे जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तो पहले नेता बनो। कोई भी आदमी ना अपने लड़के को कहना भाई 4 दिन वहां जाना गांव से बाहर, और 4 दिन तक आना नहीं है, कलेजा फड़फड़ाता। और जिस लड़की, उसके बाप भी थे, भैया भी थे, माँ भी थी, क्या मायावती अपना घर छोड़ के, क्या जब बीएसपी का जो कार्यालय था वहाँ में दरियागंज में, कौन सा था वो, करोल बाग में, करोल, वहां रहती थी। कोई अपनी लड़की को एक में, आज भी साधन से बनाओ ना नेता, बहुत बड़ा कलेजा बना, नेता बनाने से बनता, खुद बनता। जब उसको तड़प होती है ना, अब जब अपमानित होता तब बनता वो अंदर से ही जागृति आती है, और उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। चाहे बाबा साहब हो, बीपी मौर्य हो, कांशीराम हो, मायावती हो, और भी आएंगे, चंद्रशेखर भी आ रहा। तो ये एक चैन है हमारे समाज की, समय समय पे उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है, त्याग किया है। तो हमें किसी का त्याग भी भूलना नहीं चाहिए। अब ये बुजुर्ग है, कहने लगे अरे तुमने हमारे लिए क्या किया? अरे रात दिन इन्होंने घास खोद दी, भैंस चराई, जब भी तो बालक जवान हो गए। अब बालक कह लगे हम तो अब अप टू डेट हो गए, तो इनका त्याग तो बेकार गया, तो इनकी आत्मा दुखेंगी ना दुखेंगी। तो हमें कुछ भी हो, जिन पहले उनके बारे में देख लो कि उन्होंने कार्य क्या किए हैं, है ना, ऐसे ऐसे काम किए हैं। मैं बताऊं, तुम कभी देखना जो अपने कार्यकाल में बहुत बड़ा बीजेपी को, आरएसएस को यही बड़ा झटका था कि बाबा साहब के बाद में जो मायावती और कांशीराम है, इनका एजेंडा को दूसरा है, जो बाबा साहब का एजेंडा वही दूसरा। इसलिए सारी संसाधन उनके हाथ में है, सेना, सरकार, शासन, प्रशासन, हर चीज उनके हाथ में है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए जब आंधी आती है ना, तो छत पे खड़े होकर मुंह फाड़ के नहीं खड़ा होना चाहिए, अंदर रहना चाहिए, गेट लगा लो। जब आंधी चली जाएगी ना, जब आंधी चली जाएगी, जब मामला शांत हो जाएगा, तो तुम अपना फिर काम कर लो। तो इस चीज का ध्यान रखो, अपने समाज की बिल्कुल भी आलोचना मत करो, बस।